Hello everyone, I'm Dr. Mayanka, consultant nephrologist at Healing Hospital. आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है किडनी डिजीज एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल. सो पहले हम बात करते हैं कि किडनी डिजीज क्या होता है. जो किडनी है हमारी, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्टरिंग आवर ब्लड एज वेल एज रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. किडनी डिजीज हम उस एंटिटी को कहते हैं कि जब भी किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती. इसको मेजर करने के लिए हम क्रिएटिनिन, यूरिया चेक करते हैं एंड इन एडिशन टू दैट वी लुक एट यूरिन टेस्ट. अगर हमारा क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स किडनी इज नॉट फिल्टरिंग द ब्लड एडिक्वेटली, और हमारे यूरिन के अंदर ब्लड या प्रोटीन लीक हो रहा है एट एबनॉर्मल अमाउंट्स, तो हम उसे कहते हैं कि इस पेशेंट को किडनी डिजीज है. अगेन किडनी डिजीज को हम दो चीज़ों में डिफाइन करते हैं. एक है अक्यूट किडनी इंजरी एंड द अदर थिंग इज क्रॉनिक किडनी डिजीज. अक्यूट किडनी इंजरी एज द नेम सजेस्ट कि आपका जो क्रिएटिनिन या यूरिया है वो अक्यूटली राइज कर जाता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. और इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. एट टाइम्स इफ यू आर सिक, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल करता है, और देयर कुड बी अदर रीजंस कि आपकी दोनों किडनीज के आगे स्टोन है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या आपकी किडनीज में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो काफ़ी सारे पेन किलर्स या हर्बल मेडिकेशंस लेने से होता है. There are other causes as well. There are certain autoimmune conditions जिसके अंदर acute kidney injury होती है, जिसमें आपका खुद का immune system आपकी kidneys को attack करता है. This is, I'm just naming a few, but there are several causes of acute kidney injury. और इसके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर वन, हम अंडरलाइंग इटियोलॉजी को निकालते हैं कि क्यों पेशेंट को किडनी इंजरी हुई. वंस वी फिगर आउट क्यों किडनी इंजरी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टिमुलस की वजह से हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, देन वी ट्राई टू ब्रिंग अप द ब्लड प्रेशर. अगर किसी को एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, देन वी टेक अवे द ऑफेंडिंग ड्रग, जो कि हम कॉमनली पेन किलर्स या देसी दवाइयों से देखते हैं. अगर डिस्पाइट रिमूविंग द ऑफेंडिंग एजेंट किडनी फंक्शन इम्प्रूव नहीं हो रहा, देन एट टाइम्स वी गिव देम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस. एंड अकॉर्डिंगली सम ऑफ दीज पेशेंट्स जिनका किडनी फेलियर बहुत सिवियर स्टेज तक चला जाता है, यानी अक्यूट किडनी इंजरी स्टेज 3, उस केस में हम इन्हें हीमोडायालिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस भी ऑफर करते हैं. मोर ऑफन हीमोडायालिसिस इन अक्यूट सेटिंग, दैट इज so that dialysis can take over some of the work of the kidney, help the body to remove the toxins, excess salt and water. ये हमने बात की है अक्यूट किडनी इंजरी के बारे में. एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि क्या इस अक्यूट किडनी इंजरी से निकला जा सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि जब आपको ये अक्यूट इंसल्ट हुई, आपका बेसलाइन किडनी फंक्शन पहले कैसा था, आपकी और क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, डू यू हैव डायबिटीज, डू यू हैव हाइपरटेंशन, आपकी एज क्या है, किस वजह से किडनी फेलियर हुआ. there are a lot of factors which we need to take into account before we can say definitely कि ये acute event resolve होगा कि नहीं. But काफ़ी केसेस में जब भी हम acute event देखते हैं and we are able to find the underlying etiology and we treat it properly, some patients recover out of that. So if they are on dialysis, they come out of that. ऐसा देखा गया है. बट इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें देयर एंड देन उसी वक्त इसको वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. यूजुअली जितना आप वेट करेंगे उतना ही जो भी किडनी के अंदर प्रोसेस चल रहा है, इन्फ्लामेटोरी प्रोसेस और एनी अदर प्रोसेस, दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस, और उससे रिटर्न होने के चांसेस कम होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अक्यूट किडनी इंजरी. उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज. As the name suggests, chronic kidney disease is something which patients की जो kidneys हैं वो chronically they are functioning less than normal. अगर हम इन पेशेंट्स का क्रिएटिनिन या GFR
विच इज़ एलिवेटेड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, हम इसे बोलते हैं कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है. द अदर थिंग्स कुड बी सम पेशेंट्स मे हैव नॉर्मल क्रिएटिनिन यूरिया, बट उनकी जो यूरिन है उसके अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीक हो रहा है या ब्लड लीक हो रहा है, और देर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल किडनी abnormality. Some patients just have one kidney. So ये सब एंटिटीज भी आती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर. So इसकी भी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, and I will come to that later. First of all, I would like to take the first question. मुझे क्वेश्चन पूछा है मिस्टर प्रदीप सिंह तोमर ने. उन्होंने पूछा है, मैडम देर इज सॉइलिंग ऑन फीट, आई टेक मेडिसिन रेगुलरली. मुझे आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, बट मोस्ट लाइकली ही इज रेफरिंग टू स्वेलिंग इन द फीट. सो जो फीट में स्वेलिंग है दैट कुड बी रिलेटेड टू सेवरल रीजंस. जब भी फीट में स्वेलिंग आती है, सो सबसे पहले वी ट्राई टू डिफ्रेंशिएट. एक फीट में स्वेलिंग है कि दोनों फीट में स्वेलिंग है. एक फीट में स्वेलिंग है यानी कोई लोकलाइज प्रोसेस चल रहा है उस पर्टिकुलर फुट में, रादर देन समथिंग गोइंग ऑन इन द बॉडी. अगर दोनों फीट में स्वेलिंग है देन दैट कुड बी रिलेटेड टू किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर और लिवर प्रॉब्लम, और देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. सो इस केस में मुझे आपकी थोड़ी और डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि क्या आपको किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, LFT में कोई abnormality है कि नहीं है. And based on what is the cause for that, I can better suggest you the treatment options. So I'll move on to the next question. Next question है रश्मि गुप्ता से. उन्होंने पूछा है कि आई एम 51 years old और उनको स्टोन किडनी में है एंड ब्लड प्रेशर भी है. ओके. सो अगर आप रीनल स्टोन से सफ़र कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपको कितनी बार स्टोन के एपिसोड हो चुके हैं, और क्या ये स्टोन आपको पेनफुल है, आर यू सिम्टोमेटिक विद द स्टोन, क्या ये स्टोन किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो कॉमनली हम एक रीनल अल्ट्रासाउंड को देख के बता सकते हैं. ऑल्दो CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन इज मोर एक्यूरेट, but usually हम as an initial investigation we start with the ultrasound abdomen. So अगर आपको renal stone है, so depending on उसका size क्या है, is it causing obstruction or not, based on that we go for the treatment options. अगर तो stone asymptomatic है, it is not causing any obstruction, then we don't need to do anything about it. But if you are symptomatic with this and it is causing obstruction, then it needs to be removed. उसको medically manage भी कर सकते हैं versus surgical intervention depending on कि stone का size क्या है. So the other thing is कि अगर आपको hypertension है यानी blood pressure की problem है, then I would suggest कि आप किसी डॉक्टर को देखें. And if your blood pressure is staying above goal यानी more than 130/80, you should start some medications in addition to lifestyle modifications. Lifestyle modifications being low salt diet. आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा 2 ग्राम से कम करनी चाहिए, और उसके साथ आपको जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट half an hour 5 days a week. एंड इन एडिशन टू दैट अपनी जो डाइट है उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की 3 to 5 सर्विंग्स रखनी चाहिए. These are some of the measures, lifestyle modifications, which can help improve your blood pressure control. But yes, despite these lifestyle modification, अगर blood pressure आपका high रह रहा है, then you need to be on a medication. So I'll go to the next question. So नेक्स्ट क्वेश्चन है लवप्रीत सिंह से. उन्होंने पूछा है कि उनको कंटिन्यूअस पेन हो रही है स्टमक में, एंड ही हैज़ टेकन मल्टीपल स्पेक्स इन बोथ किडनीज, एंड व्हाट टू डू. ओके,
सो आई थिंक उनका क्वेश्चन है कि उनको स्टमक पेन कंटिन्यूसली हो रही है, एंड आई एम नॉट एबल टू गेट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट आई थिंक ही हैज़ गॉटन अल्ट्रासाउंड डन और उसमें कोई कुछ इवैल्यूएशन में नहीं निकला है। सो स्टमक पेन की इवैल्यूएशन के लिए मुझे आपसे थोड़े और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। एग्जैक्टली पेन कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे कहाँ पे रेडिएट कर रही है, किस चीज़ से वो एग्जैजरबेट करती है, फूड से एग्जैजरबेट होती है या जब आप खाली पेट रहते हैं तब एग्जैजरबेट करती है। सो स्टमक पेन एज इन जो अगर आप कह रहे हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, सो टिपिकली किडनी पेन वहाँ पर नहीं होती है। अगर हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस हो और देयर कुड बी अदर रीजंस, सो आई नीड टू टेक मोर डिटेल्ड हिस्ट्री टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या है और उसके अकॉर्डिंग आई कैन सजेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो अब मैं वापस आती हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें आपका किडनी डिसफंक्शन इट स्टेज फॉर मोर देन 3 months ड्यूरेशन, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारा सबसे पहला गोल यही होता है कि बिकॉज नाउ दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, कि जो किडनी का फंक्शन है वो वैसे ही स्टेबल रहे and it should not get worsened more than what is the natural trend of increasing creatinine and urea as you age. So creatinine urea और elevate ना हो, इसके लिए काफ़ी सारे measures कर सकते हैं। नंबर 1 we try to find out कि chronic kidney disease क्यों है, is it related to hypertension, is it related to diabetes, या कुछ लोगों को बार बार स्टोन्स होते हैं जो दोनों किडनीज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, दैट कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। और सम पेशेंट्स आर टेकिंग सम पेन किलर्स क्रॉनिकली, पर्टिकुलरली फ्रॉम एनसेड क्लास, या कुछ ऐसी हर्बल मेडिकेशंस ले रहे हैं जिससे उनको सीकेडी है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग कि आपको जो भी अंडरलाइंग इटियोलॉजी है उसको रिकॉग्नाइज करना एंड देन यू नीड टू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। So diabetes and hypertension, they are the most common cause of CKD. So जिनको भी diabetes होती है, so we check their urine for any protein leak, और अगर उनका protein leak आता है we start them on medications, namely ACE inhibitor और ARB। ये दोनों class of medications के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, एंड in several studies this has shown कि अगर आप ये दवाइयाँ शुरू करते हैं आपकी किडनी की प्रोलॉन्ग जो हेल्थ है, लाइफ है, वो बढ़ जाती है। एंड नॉट जस्ट योर किडनी हेल्थ, इट हैज़ ऑल्सो शोन कि इन पेशेंट्स में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक इन मेडिकेशन से रिड्यूस होता है। सो दैट इज़ ऑलवेज फर्स्ट लाइन मेडिकेशन अगर डायबिटिक किसी को डायबिटीज़ है प्लस दे हैव प्रोटीनूरिया। दी अदर थिंग बीइंग कि उनको डायबिटीज़ एडिक्वेटली कंट्रोल करना चाहिए, which would be glycohemoglobin less than 7। अगेन ये गोल पेशेंट टू पेशेंट में भी हम थोड़ा सा वेरी करें डिपेंडिंग ऑन कोमॉर्बिडिटी एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस। सो दैट इज़ वन थिंग। हाइपरटेंशन अगर पेशेंट्स को है या जो सीकेडी पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे डेवलप हाइपरटेंशन बिकॉज जो किडनी है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in maintaining good blood pressure control in the body, as जो किडनी है वो बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट करती है जिससे हम एक गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल मेंटेन करते हैं, एंड इट ऑल्सो गेट्स रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। सो अगर आपको सीकेडी है एंड कंकमिटेंट हाइपरटेंशन है, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आपको ब्लड प्रेशर को एडिक्वेटली कंट्रोल करना पड़ेगा with maintaining goal blood pressure less than 130/80. The other things would be avoiding any medication which can lead to worsening of CKD, namely painkillers like NSAIDs, and the other thing being कि कोई भी ऐसे herbal supplement या over the counter medication जो डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब की हुई वो अवॉइड करें। इन एडिशन टू दैट हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, दैट मीन्स देयर इज़ हाई अमाउंट ऑफ एसिड इन योर ब्लड विच वी कॉमनली सी इन सीकेडी पेशेंट्स, बिकॉज जो हमारी किडनीज हैं वो
एसिड को क्लीन करने में हेल्प करती हैं. सो इफ योर ब्लड इज स्टेइंग एसिडिक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे एक तो आपकी मसल वीकनेस हो जाती है, वी कॉल इट सार्कोपीनिया. एंड सेकेंड थिंग बीइंग जो किडनी CKD प्रोग्रेशन है, दैट रेट इंक्रीजेज इफ यू डोंट ट्रीट इट. सो टिपिकली अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट लो है यानी एसिड हाई है, we give you some medications to reduce that level so that आपका CKD progress ना करे. So I'll come to treatment options for end stage renal disease shortly. I'm going to take some live questions now. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मिस्टर फिरोज खान से. उन्होंने बोला है कि उनका क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, बट उनकी राइट किडनी का साइज 8.4 सेंटीमीटर है एंड लेफ्ट का साइज 7.8 सेंटीमीटर है. इज दिस डेंजरस फॉर हिम? सो मिस्टर फिरोज खान, जो आपका क्रिएटिनिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपकी एज क्या है. so that we can better calculate कि आपकी एज के लिए क्या अप्रोप्रिएट क्रिएटिनिन है. बट आपका किडनी का साइज इट सीम्स टू बी स्मॉलर देन यूजुअल. जो 9 सेंटीमीटर से छोटी किडनी होती है, दैट इज सजेस्टिव कि ये ज़्यादा छोटी है. सो जब भी मुझे ऐसा दिखता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गेट अ रिपीट स्टडी टू एक्चुअली कंफर्म कि क्या एक्चुअल में किडनी का साइज इतना छोटा है. और अगर एक्चुअल में किडनी का साइज इतना छोटा है, देन वी नीड टू लुक इनटू कि ऐसा क्यों है, क्या किडनी में और कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है. सो अगर आपकी किडनी का साइज स्मॉल है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस फॉर इट. सम ऑफ देम कुड बी कि जो रीनल आर्टरी, जो भी आर्टरी किडनीज को सप्लाई करती है, दैट मे बी नैरोड डाउन. उस केस में हम देखते हैं कि किडनी स्मॉल हो जाती है. The other thing could be chronic pyelonephritis. उस केस में किडनी की आउटलाइन लॉबुलर होती है. सो इफ आई नो दैट फाइंडिंग इन द अल्ट्रासाउंड, तो वी कैन बेटर डिटर्मिन. दी अदर थिंग बीइंग, अगर किसी को दोनों साइड पे स्टोन हो एंड क्रॉनिकली वो स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किडनी को, तो वो किडनी श्रंक कर जाती है. सो वी नीड टू इवैल्यूएट फॉर दैट. सो इनिशियली हम I would look at your ultrasound, and based on that we can order a renal artery Doppler to see कि दोनों किडनी की ब्लड सप्लाई कैसी है, उसमें renal artery stenosis तो नहीं है. So he's writing that he is 24 and blood pressure is 140/100 after taking daily medication. So I would like to emphasize जिनको दोनों साइड पे renal artery stenosis होता है, they develop hypertension at a very young age. स्पेसिफिकली इस एज ग्रुप में एक डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया. सो एनीबडी हु इज सो यंग एंड दे डेवलप हाइपरटेंशन, वी इवैल्यूएट फॉर दैट. सो आई वुड सजेस्ट यू शुड स्टार्ट विद अ रीनल आर्टरी डॉपलर. एंड अगर वो नॉर्मल भी आता है, स्टिल यू शुड गो फॉर CT एंजियो, विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया. सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी. मुझे मिस्टर लवप्रीत सिंह ने लिखा हुआ है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है एंड स्टमक पेन इज फ्रॉम द लास्ट 3 years. Okay, so again इसके लिए आई वुड नीड टू एग्जामिन यू एंड आस्क यू मोर क्वेश्चन. सो यू आर वेलकम टू विजिट माई क्लिनिक वंस द लॉकडाउन गेट्स ओवर. सो अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं, उनके लिए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है if they reach advanced stage CKD, या जिसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर. सो जो एडवांस CKD पेशेंट्स है, जिनको बहुत ज़्यादा when their GFR drops below 15 and they develop uremic symptoms. So uremic symptoms are symptoms which you develop once your kidney function declines. So इसके अंदर आता है कि पेशेंट्स को कई बार नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कुछ लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, कुछ लोग सारा दिन सोते रहते हैं, दे डोंट फील लाइक गेटिंग अप और डूइंग एनीथिंग. उनका वेट लॉस हो जाता है. सम पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ swelling in lower extremity. Some of them may develop chest pain.
जब भी ये सब यूरिमिक सिम्टम्स, यानी कि ये वो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं जब भी किडनी अच्छे से काम नहीं करती, उनको हमें वी नीड टू प्रोवाइड देम विद सम फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी किडनी का फंक्शन टेक ओवर करने के लिए हमें उन्हें कुछ एडिशनल प्रोवाइड करना पड़ता है। उस केस में वी सजेस्ट देम दैट दे शुड स्टार्ट डायलिसिस और अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस दो फॉर्म्स का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस एंड सेकंड बीइंग पेरिटोनियल डायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस होता है दैट इज ब्लड डायलिसिस। इन दिस you clean your blood by using an artificial filter. Typically it is done 3 times a week and 4 hour each session. पेशेंट्स का हम पहले एक एक्सेस इस्टेब्लिश करते हैं। एक्सेस मतलब ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम ब्लड लेते हैं, विच कुड बी कैथेटर इन योर नेक और इट कुड बी फिस्टुला, जो कि हम सर्जिकली क्रिएट करते हैं बाय जॉइनिंग योर आर्टरी एंड वेन, सो दैट जो आर्टरी है उसका साइज बड़ा हो जाए एंड वी कैन इजिली इंसर्ट 2 नीडल्स टू परफॉर्म हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस हम एक नीडल से ब्लड लेते हैं जो मशीन के अंदर जाता है। इट पासिस थ्रू द फिल्टर विच वी कॉल एज डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी, और वो जो क्लीन ब्लड है दैट इज रिटर्न टू द पेशेंट। हीमोडायलिसिस जो मोडालिटी है इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप देखें कि व्हाट इज बेटर, हीमोडायलिसिस बेटर है कि पेरिटोनियल डायलिसिस बेटर है, I would say कि in studies it has shown that both modalities are good. दोनों के लिए यही देखा गया है कि दोनों modalities में patient के outcome equal हैं। One is not better to the other, but it depends on कि आपका lifestyle कैसा है और आप क्या चाहते हैं। हीमोडायलिसिस करने के लिए आपको टिपिकली अपने घर के आसपास एक ऐसा सेंटर ढूंढना पड़ता है जहाँ पे आप हफ्ते में 3 बार जाते हैं एंड यू अंडरगो हीमोडायलिसिस। सम पेशेंट्स प्रेफर दैट मोडालिटी कि दे डोंट वांट टू डू डायलिसिस एट होम, दे आर मोर कंफर्टेबल कि अगर एक ट्रेन्ड पर्सनल उनका डायलिसिस करे। और सम पेशेंट्स दे आर लोनली एट होम, दे प्रेफर कि वो एक डायलिसिस यूनिट में आके दे कैन सोशलाइज विद अदर पेशेंट्स हु आर सफरिंग थ्रू द सेम इलनेस। There are other reasons that patients choose this modality. The other option being peritoneal dialysis. इसके अंदर जो हम आपकी belly होता है उसके अंदर जो peritoneal membrane होती है, we use that as a filter to clean your blood. Typically आप क्या करते हैं, जो भी clean fluid होता है वो आप अपनी belly में डालते हैं and then it stays in your belly for 2 to 3 hours. And then you drain that fluid and then again fill your belly with fluid. This is performed through a pipe जो कि आपके belly button के पास हम insert करते हैं। And typically peritoneal dialysis आपको हर रोज करना पड़ता है। There are two further modalities in peritoneal dialysis. One is daytime dialysis जहाँ पे patient खुद ही ये exchanges करता है during daytime, और the other one is night time dialysis in which जिसको हम बोलते हैं CCPD, पेशेंट अपने जो कैथेटर है उसको हुक कर देता है एक मशीन के साथ जो ओवरनाइट ये फ्लूइड एक्सचेंजेस बेली में परफॉर्म करती है एंड इट क्लीन्स योर ब्लड। सम पेशेंट्स दे प्रेफर दिस मोडालिटी बीइंग कि उनके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है, लाइक दे कैन डू डायलिसिस एट नाइट and during daytime they can carry out their regular activities. Some of them feel that this is better for their quality of life, or because peritoneal dialysis आप हर रोज कर रहे हैं and हर रोज you're cleaning your blood, तो आपकी जो dietary restriction या fluid restriction है that doesn't need to be as strict as it is for patients who are on hemodialysis. The other treatment option which is best is renal transplant. जो भी patients they have kidney failure, if you ask me कि what is better, is it better for them to have dialysis versus undergo renal transplant? I would suggest that renal transplant is much better.
सो डिस्पाइट अगर एक पेशेंट हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहा है इन हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म डेली, ये सब डायलिसिस मोडालिटीज दे कैन नेवर बी इक्वल टू अ रियल किडनी. Despite all this clearance that is provided by dialysis, they only work 15% as good as an actual kidney. और किडनी के और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन बनाना, विटामिन डी बनाना, वो हमें डायलिसिस पेशेंट में सप्लीमेंट करना पड़ता है बिकॉज देयर किडनीज आर नॉट वर्किंग. So renal transplant is much better and overall in patients का survival long term बहुत अच्छा होता है. So if you're fit for surgery and you can undergo surgery for renal transplant, long term आपका survival एक normal hemodialysis या peritoneal dialysis वाले patient से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. And it adds to your quality of life. आपको routine में dialysis में नहीं जाना पड़ता. जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन डायलिसिस वाले पेशेंट्स को होती है, यू गेट रिड ऑफ दैट. So if you have an option to undergo renal transplant, I would suggest कि while you're on dialysis you should look for some loved one who can donate a kidney to you, especially अगर blood group match करता हो. So and with this I would like to end my live session. If you have any other additional question, please feel free to send me a message. Thank you.